आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मनोहर का घर पुराने कब्रिस्तान के पीछे था और उसके घर के छत से वो कब्रिस्तान अच्छे से दिखता था। वो हर रोज उस कब्रिस्तान को पार करके ही अपने काम पर जाता था। मनोहर के 2 बच्चे थे और दोनों बच्चे बड़े ही शैतान थे। बड़े बेटे का नाम रॉकी और छोटे बेटे का नाम विकी था। एक बार गर्मियों की छुट्टी में रॉकी और विकी की बहन सोनिया भी आई हुई थी। तीनों मिलकर रात के लगभग 12 बजे एक रूम में ट्रूथ और डेयर खेल रहे थे। रॉकी सोनिया से पूछता है कि तुम ट्रूथ लोगी या डेयर। सोनिया डेयर लेती है और पूछती है, तुम लोग कोई खतरनाक काम करने के लिए तो नहीं कहोगे ना। इस पर रॉकी बोला, ये हुई ना बात, तो जाओ अब छत पर से घूम कर आओ, और हाँ, छत पर रखे गमले में से फूल तोड़ कर लाना, तभी हमें पता चलेगा कि तुम छत पर गई हो। इस पर सोनिया बोलती है, छत पर से तो कब्रिस्तान दिखता है, मैं नहीं जाऊंगी। रॉकी और विकी दोनों सोनिया को छत पर जाने के लिए ज़बरदस्ती बोलते हैं। सोनिया छत पर जाती है और जैसे ही गमले में लगे फूल की तरफ पड़ती है, तभी उसकी नज़र कब्रिस्तान की ओर पड़ती है। कब्रिस्तान में एक बड़ा सा सूखा पेड़ होता है। वो देखती है कि उस पेड़ पर एक सर कटी हुई उल्टी लाश लटक रही है। सोनिया उसे देखती है और जोर से चिल्लाती हुई बेहोश हो जाती है। फिर जब सोनिया बहुत देर तक छत पर से नहीं लौटती तो रॉकी और विकी दोनों डर जाते हैं और वो छत पर जाकर देखते हैं तो पाते हैं कि सोनिया बेहोश पड़ी है। वो तुरंत मनोहर को बुलाते हैं और सारी बात बताते हैं। इस पर मनोहर बोला, तुम तीनों को ऐसा खेल खेलने की जरूरत क्या थी? और रॉकी, तुम तो जानते हो उस कब्रिस्तान के बारे में कैसी कैसी खबरें आती हैं, फिर भी तुम सोनिया को रात में छत पर जाने के लिए क्यों भेजा? इस पर रॉकी बोला, सॉरी पापा, मुझसे गलती हो गई, अब आगे से ऐसा नहीं करेंगे। इस पर मनोहर बोला, और फिर कभी दोबारा ऐसा काम किया ना तो तुम दोनों को उसी कब्रिस्तान में छोड़ आऊंगा। अच्छा सोनिया बेटी, ये बताओ तुमने वहाँ ऐसा क्या देख लिया कि तुम बेहोश हो गई? सोनिया सहमी हुई हालत में मनोहर को सारी बात बताती है कि उसने क्या देखा। मनोहर ने उस कब्रिस्तान के बारे में ऐसी खबरें पहले भी सुनी हुई थी, इसलिए वो सोनिया को नहीं डांटता और बच्चों को संभल कर रहने की सलाह देता है। एक दिन मनोहर को काम से छुट्टी मिलने में देरी हो जाती है और उस दिन उसे ऑटो भी नहीं मिलता। वो पैदल ही घर की ओर चल पड़ता है। इधर विकी और रॉकी दोनों आपस में बात करते हैं। तभी रॉकी बोलता है, विकी, तुझे क्या लगता है, सोनिया ने जो कहा क्या वो सच है? मुझे तो लगता है कि वो सिर्फ बातें बना रही है, या फिर उसको भ्रम हुआ होगा। इस पर विकी बोला, अरे नहीं भाई, तुमने उसकी हालत नहीं देखी, एक दिन भी और यहाँ रुकने को तैयार नहीं हुई। मुझे लगता है कि उसने सच में कुछ देखा होगा। इस पर रॉकी बोला, चलो हम कब्रिस्तान में जाकर खुद ही देख लेते हैं। इस पर विकी बोला, अरे पागल हो गए हो क्या? मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा और तुम भी मत जाओ। विकी के मना करने के बावजूद भी रॉकी नहीं मानता है और वह अकेले ही कब्रिस्तान की ओर चल देता है। कब्रिस्तान का दरवाज़ा खोलता है और अंदर चला जाता है। वो उस पेड़ की ओर भी देखता है जिस पर सोनिया ने सर कटी हुई उल्टी लाश देखी थी। रॉकी खड़े होकर उस पेड़ की ओर देखता है, तभी एक अदृश्य हाथ उसके पैरों को पकड़ लेता है। रॉकी डर जाता है और जोर से चिल्लाने लगता है। दूसरे कोने पर एक कब्र होती है जो कि खुली हुई होती है। उसके ऊपर खून लगा हुआ था और वह अदृश्य हाथ रॉकी को खींच कर लाता है और उस कब्र में ढकेलने की कोशिश करने लगता है। रॉकी चिल्लाता है। मनोहर काम से पैदल घर वापस आ रहा होता है। जैसे ही वो उस कब्रिस्तान के पास से गुजरता है, उसे रॉकी की आवाज़ सुनाई देती है। ये क्या? ये तो रॉकी की आवाज़ लगती है, ये तो कब्रिस्तान से आ रही है, मुझे जाकर देखना चाहिए। मनोहर कब्रिस्तान में चारों ओर देखता है लेकिन रॉकी कहीं नहीं दिखाई देता। वो घर लौट कर आ जाता है और विकी से पूछता है कि रॉकी कहाँ है। इस पर विकी बोलता है, पापा, मेरे बार बार मना करने के बावजूद भी रॉकी कब्रिस्तान में चला गया। वो जानना चाहता था कि सोनिया सच बोल रही थी या झूठ।
इस पर मनोहर बोला, हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। जाओ घर के मंदिर में शंख में जो जल रहा है वो जल्दी से लेकर आओ। हमें रॉकी को खोजने कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। विकी वो जल लेकर आता है। मनोहर विकी को कब्रिस्तान में ढूंढने लगता है। मनोहर जल छिड़कता है और फिर उसे किसी के घसीटने के निशान दिखाई देते हैं। वो समझ जाता है और फिर उस निशान का पीछा करते हुए उस कब्र तक पहुंच जाता है। मनोहर कब्र के आसपास वो जल छिड़कता है। कब्र से अजीब अजीब तरह की आवाज़ें आती है। विकी बहुत डर जाता है। तभी मनोहर बोलता है, मुझे लगता है कि श्रापित प्रेतात्माओं ने रॉकी को इस कब्र के अंदर कैद कर लिया है। हमें जल्दी उसे निकालना होगा। तुम यह पवित्र जल आसपास छिड़कते रहो और वो हमें इससे प्रेतात्माएं से कोई नुकसान नहीं होगा। मैं कब्र को खोलने की कोशिश करता हूँ। मनोहर उस कब्र को खोलने की बहुत कोशिश करता है। अंत में वो कब्र खुल जाती है। उसके अंदर रॉकी लथपथ बेहोश पड़ा होता है। मनोहर रॉकी को लेकर हॉस्पिटल जाता है। उसकी हालत बहुत गंभीर होती है। उस दिन के बाद मनोहर उस घर को छोड़कर शहर के एक दूसरे घर में अपने पूरे परिवार के साथ रहने चला जाता है। मगर वो कब्रिस्तान का रहस्य क्या था, ये आज तक किसी को पता नहीं चल पाया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। वो करीब 4 दोस्त हैं जो उस जगह पर कुछ अपना समय व्यतीत करने के लिए आए थे। उन्हें ट्रैकिंग करना पसंद था, घूमना पसंद था, इसलिए वो इस हरे भरे पहाड़ पर ट्रैकिंग करने के लिए आए थे। काफ़ी देर तक घूमने के बाद वो शायद कुछ रास्ता भटक गए और ट्रैकिंग करते करते वो लोग काफ़ी अंदर चले गए, उस जंगल की गहराइयों में और अंदर। और फिर उन्हें दिखाई दी एक उजाड़ सुनसान खंडर में बदल चुकी एक हवेली, जिसके आसपास एक प्राणी तक नहीं था, जिसके आसपास जीवन का नामो निशान नहीं था। उस हवेली को देखते ही वो चारों दोस्त रोमांचित हो गए। उन्हें लगा कि ये कोई पुरानी सी हवेली है जिसे उन लोगों ने खोज निकाला। लेकिन सच तो ये था कि उन्होंने इस हवेली को नहीं खोजा, बल्कि उस हवेली ने उन्हें खोजा था। कुछ ही देर में वो चारों हवेली के सामने खड़े थे। देखकर तो लगता है काफ़ी पुरानी है, लेकिन नक्काशी तो देखो, ज़रूर इसका मालिक राजसी ठाट बाट वाला होगा, उनमें से एक ने कहा। और ये भी हो सकता है कि अंदर खजाना भी हो शायद। आंखों में एक चमक लिए उनमें से दूसरा बोला। उन चारों को लग रहा था कि इस भव्य हवेली के अंदर कोई खजाना छुपा हो सकता है, जो शायद उन लोगों को मिल भी सकता है। वो लोग काफ़ी अंदर तक आ गए, इसलिए इस हवेली को उन्होंने ही ढूंढा है। उन्हें ऐसा लग रहा था और उसी खजाने की लालच में वो चारों उस हवेली के अंदर चले गए। हवेली का दरवाज़ा उन्होंने खोला, जो बड़ी आसानी से खुल भी गया। दिन के समय भी उस हवेली के अंदर घुप अंधेरा था, इतना अंधेरा कि कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। उन लोगों ने अपने मोबाइल निकाले और उसकी टॉर्च जलाई, और उसी टॉर्च की रोशनी की मदद से वो आसपास देखने लगे। जितनी भव्य वो बाहर से दिख रही थी, उतनी ही अंदर से भी थी। भले ही वो खंडर थी और बहुत ज़्यादा जर्जर हो चुकी थी, लेकिन उसकी नक्काशी देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि जब वो सही हालत में होगी तब वाकई ही बहुत खूबसूरत दिखती होगी। उस हवेली में जगह जगह मकड़ियों की जाली और धूल का गुब्बार था और हर तरफ काला स्याह अंधेरा। तभी उन लोगों की नज़र एक तरफ जाकर रुक गई। उन लोगों ने देखा कि उस हवेली के आखिरी छोर में से कोई हल्का हल्का सा उजाला आ रहा है। वो चारों ही आश्चर्यचकित हो गए। भला इतने अंधेरे के बीच वहाँ से भला कौन सी रोशनी आ रही है? वो चारों ही सोचने लगे और फिर वापस उनके मन में खोजने की लालसा जगमगाने लगी। वो लोग उस तरफ चलने लगे, शायद उस तरफ खजाना हो। इस सोच के साथ उस तरफ आगे बढ़ने लगे। वो अब हल्की हल्की आती हुई रोशनी के सामने खड़े हुए थे, जो कि एक दरवाजे के नीचे से आ रही थी। वो लोग सोचने लगे कि इतना घुप अंधेरी वाली हवेली के अंदर, जहाँ सूरज की रोशनी तक नहीं आ सकती, तो इस आखिरी छोर में
जहाँ ये दरवाज़ा है, भला इसके नीचे से ये सुनहरी रोशनी कैसी? लगता है ज़रूर खजाना होगा इधर, उनमें से एक लड़का बोला और बाकी सभी ने भी उसकी बात पर सहमति दी। वो उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगे। लगता है काफ़ी पुराना है, जंग खा गया होगा, उनमें से एक बोला जो दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था। फिर वो चारों ही मिलकर उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो दरवाज़ा टस से मस नहीं हुआ। वो काफ़ी बड़ा था और उनमें से कोई भी बारीक सी नक्काशी हुई थी। उस दरवाजे पर एक आधा चांद की आकृति बनी हुई थी और वो बिल्कुल दरवाजे के सीध में बनी हुई थी, मानो ऐसा लग रहा था कि वो दरवाजे का मुंह हो। अभी वो लोग उस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी दरवाजे के अंदर से कोई हल्की सी आहट सुनाई दी। ऐसा लग रहा था मानो कोई जंजीर या कोई चीज है जो कि खनक रही हो। अब उन्हें ये पक्का लगा कि अंदर खजाना ही है। वो लोग और ज्यादा रोमांचित हो गए। वो फिर दरवाजे के वापस खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। बाहर शाम अंधेरे में गहरा रही थी। उन लोगों को पता ही नहीं चला कि उनके इस दरवाज़ा खोलने की कोशिश में कब दिन शाम में तब्दील हो चुका था और अब अंधेरा गहराने लगा था। लेकिन अंदर तो हवेली में पहले से ही अंधेरा था, तो उन्हें समय का कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं रहा। बहुत देर तक कोशिश करने के बाद भी जब दरवाज़ा नहीं खुला तो वो चारों थके हारे सामने ही नीचे ज़मीन पर बैठ गए। उनमें से एक उस दरवाजे पर टेक कर बैठ गया। कब से खोलने की कोशिश करें, यह साला दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा। उनमें से एक जो वहीं दरवाजे पर टेक कर बैठा हुआ था, उसने दरवाजे को मुक्का मारते हुए कहा। अभी वो कुछ कहने ही वाला था, उससे पहले ही एक आहट सुनाई दी और चर्र की आवाज़ के साथ वो जंग लगी हुई दरवाज़ा अपने आप ही खुल गया, जिसे वो लोग कितनी देर से कोशिश कर रहे थे खोलने की। अबे ये तो अपने आप खुल रहा है बे, उनमें से एक बोला और वो चारों खड़े हुए सामने देखने लगे। कहीं कोई भूतिया हवेली तो नहीं है, ये कोई भूतिया जगह तो नहीं है, उनमें से एक डरते हुए बोला। अब वो चारों डरने लगे थे क्योंकि वो दरवाज़ा अपने आप चड़मड़ाते हुए खुला था। ना जाने कितने ही दिनों या कितने ही सालों के वो बंद था और मानो आज कुछ मिल रहा था, शायद कोई शिकार। इस तरह वो खुले ही जा रहा था। दरवाज़ा पूरी तरह से खुल गया और वो चारों सामने खड़े मुंह खोले सामने की ओर देखते रहे। अब तक दरवाजे के नीचे से हल्की हल्की सी सुनहरी रोशनी आ रही थी। वो रोशनी तो दूर, अंदर उस दरवाजे के भी खूब अंधेरा ही था। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि जब दरवाज़ा बंद था तब तो उसके नीचे से रोशनी आ रही थी, अब वो दरवाजे की रोशनी भली कहाँ चली गई। तभी उस दरवाजे के अंदर से कोई सरसराहट जैसी आहट आई। धीरे धीरे वो आवाज़ तेज होती गई, जैसे कि कोई घसीटते हुए आ रहा हो पर दिखाई नहीं दे रहा। तभी जो लड़का कुछ देर पहले उस दरवाजे से टेक कर बैठा हुआ था और जिसने उस दरवाजे पर मुक्का मारा था, वो लड़का सबसे पहले आगे खड़ा हुआ था और अचानक से एक ही पल में वो सब कुछ हो गया। दो भयंकर हाथ जो बेहद ही भयावह दिख रहे थे, बड़े बड़े नाखून वाले बाहर आए और उस हाथ ने उस लड़के को पकड़कर एक ही झटके में अंदर खींच लिया और दरवाज़ा फट की आवाज़ के साथ अचानक से बंद हो गया। अचानक हुए इस घटना से तीनों हक्के बक्के सामने देखते रहे, जैसे अभी अभी उस दरवाजे के अंदर से किसी अदृश्य शाय ने उनके दोस्त को अंदर खींच लिया था, जिसका सिर्फ भयानक हाथ ही दिखा था और वो भी बंद हो गया। अचानक उन्हें अपने पैरों के नीचे से कुछ गीला सा महसूस होने लगा और जब उन्होंने नीचे देखा तो उन्होंने पाया कि उस दरवाजे के नीचे से खून की धारा बहती हुई आ रही है जो उनके पैरों तक पहुंच गई थी। वो देखते ही तीनों चिल्लाकर भागने लगे और बहुत कोशिशों के बाद उस हवेली से बाहर निकल गए, मगर उनका दोस्त वो मारा गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे
ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।